हूँ। स्वागत है आपका ज्ञान गंगा पाथ यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग, आधुनिक हिंदी साहित्य का नव जागरण काल। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्तों पर बिखरे कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, देर न करते हुए। गद्य का सूर्योदय और राष्ट्रीय चेतना की प्रथम किरण 1850 से 1900 तक के कालखंड को हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म और उनकी जो जो कृतियां हैं और आगे इन्होंने कैसे युग का विकास किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके यदि सीमांकन और स्वरूप को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो यदि बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, तो गद्य काल और प्रवर्तक काल कहा है भारतेंदु काल को, भारतेंदु युग को। गद्य काल और प्रवर्तन काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। 1850 से लेकर के ये स्टार्ट हो जाता है, 1850 से ये स्टार्ट हो जाता है। इसी समय जो भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु जी का जन्म होता है। कब? 1850 में। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है। और रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण जहां प्राचीन और नवीनता का अद्वितीय संगम हुआ। ये कहते हैं कि हिंदी नवजागरण जहां पर प्राचीन और नवीनता का अद्वितीय संगम हुआ है। फिर आगे देखते हैं, यहीं पे 1900 में आती है सरस्वती पत्रिका, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई। 1903 में यदि देखेंगे तो इसके संपादक कौन बनते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सरस्वती पत्रिका 1900 में इसका प्रकाशन हुआ और इस युग का अंत माना जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं नवजागरण के पूर्वज गद्यकार। तो इसको नवजागरण के पूर्वज गद्यकार में हिंदी गद्य की आधारशिला। तो ये मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारशिला है। पहले आते हैं लल्लू लाल। लल्लू लाल के विषय में यदि देखें तो इनकी जो रचना है प्रेम सागर है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। इनकी विशेषता क्या है? जो लल्लू लाल के प्रेम सागर है वह ब्रज मिश्रित खड़ी बोली है। कौन सी भाषा में? ब्रज मिश्रित खड़ी बोली। अब दूसरे जो आते हैं 2 नंबर के सदल मिश्र। सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान। रचना का क्या नाम है? नासिकेतोपाख्यान। और इनकी विशेषता है कि पूर्वीपन और लोक भाषा का पुट इसमें मिलता है। नासिकेतोपाख्यान में सदल मिश्र के क्या मिलता है? पूर्वीपन और लोक भाषा का पुट। और जो तीसरे आते हैं 3 नंबर में, ये हैं इंसा अल्लाह खां। इनकी जो रचना है रानी केतकी की कहानी। इसको उदयभान चरित के नाम से भी जानते हैं। इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित के नाम से जानते हैं। इसकी क्या विशेषता है कि ठेठ हिंदी उर्दू फारसी प्रभाव युक्त है। यह ठेठ हिंदी में है। रानी केतकी की कहानी ठेठ हिंदी में है और उर्दू और फारसी का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। और जो 4 नंबर पे आते हैं, ये हैं मुंशी सदा सुखलाल नियाज। इनका उपनाम नियाज के रूप में मुंशी सदा सुखलाल नियाज। इनकी रचना है सुख सागर। कौन सी रचना है? सुख सागर। और इनकी विशेषता है संस्कृतनिष्ठ और शिष्ट भाषा। ये क्या है? संस्कृतिनिष्ठ और शिष्ट भाषा को इन्होंने वो करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अगला हम लोग देखते हैं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। युग प्रवर्तक जिनके नाम पे एक युग का नाम पड़ गया इस छोटी सी उम्र में, मात्र 35 वर्ष में। अल्पायु के महानायक के रूप में, यानी मात्र 35 वर्ष का जीवन, किंतु हिंदी साहित्य को नई दिशा दी है इन्होंने। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कौन हो गए? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जो जन्म होता है 1850 में और मृत्यु होती है 1885 में। यानी मात्र 35 वर्ष में ही इन्होंने ऐसा कार्य किया जो कि युगों युगों तक इनको याद किया जाएगा। कितने वर्ष? मात्र 35 वर्ष में। कौन हो गए ये? भारतेंदु जी। भारतेंदु जी, ठीक। साहित्यिक उपनाम, यानी किन किन इन उपनाम से इनको जाना जाता है। तो इन्होंने, यदि इनकी रचनाओं की बात किया जाए तो उर्दू में रसा उपनाम से काव्य की रचना की है। उर्दू में रसा उपनाम से। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इनकी उपाधि की यदि बात किया जाए तो 1880 में काशी के विद्वानों और पत्रकारों द्वारा भारतेंदु की उपाधि,
भारतेंदु का अर्थ होता है भारत का चंद्रमा। क्या अर्थ होता है? भारत का चंद्रमा। यानी इनकी उपाधि 1880 में काशी के विद्वानों और पत्रकारों द्वारा भारतेंदु की उपाधि दी गई। भारतेंदु का अर्थ होता है भारत का चंद्रमा। आगे हम लोग देखेंगे विचार रचना संसार, यानी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं किए हैं। तो यदि बात करते हैं भारतेंदु जी की, तो 70 से अधिक काव्य कृतियाँ लिखे हैं, जिसमें प्रमुख है प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, फूलों का गुच्छा, और 17 नाटक लिखे हैं। इनकी रचना में 70 से अधिक काव्य कृतियाँ, जैसे प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, फूलों का गुच्छा और 17 नाटक इन्होंने लिखे। तो आगे बढ़ते हैं। युग का भाषाई द्वैतवाद। यहाँ पद्य और गद्य की अलग अलग राहें हैं। युग का भाषाई द्वैतवाद में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पद्य है और गद्य है वो अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती है। भारतेंदु युग की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि कविता और गद्य की भाषा एक नहीं है। कविता और गद्य की भाषा एक नहीं थी। पद्य यानी पोएट्री की भाषा ब्रज भाषा होती थी। इसकी प्रवृत्ति है पारंपरिक रस, अलंकार, भक्ति, श्रृंगार से युक्त हुआ करती थी। और गद्य की बात किया जाए तो गद्य में खड़ी बोली में इसकी रचना होती थी। इसकी प्रवृत्ति थी कि आधुनिक विचार, नाटक, निबंध और पत्रकारिता का ये माध्यम था। यानी हम लोग ये देखें कि जो पोइट्री होती थी ये ब्रज भाषा में, और जो गद्य है खड़ी बोली में रचना की जाती थी। आगे हम लोग देखते हैं भारतेंदु मंडल के नव जागरण का बौद्धिक तारामंडल, यानी कौन कौन प्रमुख विद्वान हुए थे। तो ये बात करते हैं राधाचरण गोस्वामी की। तो राधाचरण गोस्वामी नव भक्तमाल के रचयिता हैं। वृंदावनी वैष्णव इनकी रचना है। राधाचरण गोस्वामी के कौन कौन रचना है? नव भक्तमाल के रचयिता और वृंदावनी वैष्णव। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हुए हैं। ग्रामीण और यथार्थवादी शैली इसमें इनके अंदर देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं महानायक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये नेतृत्व और प्रेरणा स्रोत के रूप में है, यानी भारतेंदु युग का नेतृत्व इन्होंने ही किया और प्रेरणा किसने दिया? भारतेंदु जी ने। अब प्रमुख जो अगले हैं कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उर्दू में अब्र के उपनाम से रचना करते थे। उर्दू में अब्र के उपनाम से रचना करते थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक भी थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगले जो रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। हिंदी का एडिशन किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगले जो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जो जगमोहन सिंह हैं प्रकृति, सौंदर्य और लालित्य के कवि हैं। प्रेम संपत्ति लता इनकी रचना का नाम है। ठाकुर जगमोहन सिंह प्रकृति, सौंदर्य और लालित्य के कवि हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं साहित्य की नवीन विषय। साहित्य के नवीन विषय, इसमें रीतिकाल की सीमाओं का अंत के बारे में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय और राजभक्ति, अंग्रेजी राज की प्रशंसा इसमें देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ देश की दुर्दशा पर गहरा विलाप, यानी देशभक्ति भी देखने के लिए मिलती है। अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है ये अति ख्वारी। ये भारतेंदु जी का प्रमुख कथन था। अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाते है यह अति ख्वारी। और समाज सुधार के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारतेंदु जी ने समाज सुधार को कैसे आगे बढ़ाया। इन्होंने छुआछूत, बाल विवाह का विरोध और स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किए हैं। हास्य और व्यंग के रूप में, यानी भ्रष्ट शासन, पाश्चात्य अंधाधुंध और सामाजिक कुरीतियों पर तीखा व्यंग किए हैं। जैसे कि अंधेरी नगरी का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। चूरन साहब लोग जो खाता, ऐसे करके एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। अब प्रकृति और भक्ति, यानी पुष्टि मार्गीय वैष्णव भक्ति और स्वच्छंद प्रकृति चित्रण का सुंदर समन्वय भी देखने के लिए मिलता है भारतेंदु काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीडिया का क्रांति, यानी हिंदी साहित्य का स्वर्ण विहान।
अब इसमें शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि जो कुछ पत्रिकाएं हैं, तो प्रमुख पत्रिका 1868 में कवि वचन सुधा कौन आती है? कवि वचन सुधा 1868 में। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहीं से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। और दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन भी है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन के बारे में यदि बात किया जाए तो 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन का स्टार्ट होती है। इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाती है इसका नाम। 8 अंकों के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र मैगजीन 8 अंकों तक प्रकाशित होती है और 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका इसका नाम हो जाता है। गद्य का परिष्कृत रूप यहीं से देखा जाता है कि जो गद्य है वह कैसे परिष्कृत रूप में हुआ, यानी गद्य का विकास कैसे आगे बढ़ा, हरिश्चंद्र मैगजीन में देखने के लिए मिलता है। और जो 3 नंबर पे आती है बाला बोधनी। बाला बोधनी की यदि बात किया जाए तो ये भी प्रसिद्ध है। बाला बोधनी जो है इसके संपादक भारतेंदु जी हैं। इसमें स्त्री शिक्षा को समर्पित पहली पत्रिका है। बाला बोधनी कैसी है? स्त्री शिक्षा को समर्पित पहली पत्रिका। और आगे हम लोग देखेंगे 4 नंबर पे अगली पत्रिका हिंदी प्रदीप। तो हिंदी प्रदीप के बारे में क्या है? हिंदी प्रदीप, तो इसके संपादक है बालकृष्ण भट्ट, इलाहाबाद से इसका संपादन होता है। राजनीतिक और सामाजिक प्रहार इसमें दिखाया गया है, किसमें? हिंदी प्रदीप में। और अगला जो है ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर से। आम जनमानस की ठेठ भाषा इसमें देखने के लिए मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। जागरण का रंगमंच, यानी हिंदी नाटकों का कैसे उदय हुआ। तो अब नाटक में देखेंगे, प्रसिद्ध नाटक है अंधेरी नगरी, सब लोग सुने होंगे। 1861। प्रकार जो है ये प्रहसन है। ये किस प्रकार का है अंधेरी नगरी? 1881। 1800 कितना है? 81। अंधेरी नगरी ये किस प्रकार का है? प्रहसन है। भ्रष्ट शासन तंत्र और विवेकहीन व्यवस्था पर सबसे तीखा राजनीतिक व्यंग इसमें दिखाया गया है। क्या है? भ्रष्ट शासन तंत्र के बारे में बताया गया है और विवेकहीन व्यवस्था पर सबसे तीखा राजनीतिक व्यंग किया गया है। और देखते हैं 1880 में भारत दुर्दशा के बारे में। तो भारत दुर्दशा क्या है? एक नाट्य रासक है। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि अंधेरी नगरी क्या है? तो प्रहसन है। भारत दुर्दशा क्या है? तो नाट्य रासक है। वैदिक हिंसा हिंसा भव हिंसा हिंसा न भवति क्या है? तो ये भी एक प्रहसन है। तो हम लोग भारत दुर्दशा 1880 के बारे में देख रहे हैं। साम्राज्यवाद द्वारा भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण का रुदन इसमें दिखाया गया है। यानी साम्राज्यवाद के द्वारा भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण का रुदन, इसमें ये गीत बार बार आता है, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। और अगले बात करते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 में। तो ये प्रहसन है। पाखंडी धर्मगुरुओं और मांसाहार यानी पशु बलि का प्रबल विरोध इसमें देखने के लिए मिलता है। यदि बात करें भारतेंदु जी की, तो भारतेंदु ने 17 नाटक, जिसमें 8 मौलिक और 9 अनुदित नाटक हैं। 8 मौलिक नाटक हैं और 9 अनुदित नाटक हैं। इनके प्रथम अनुदित नाटक है विद्या सुंदर, यानी किसी नाटक का अनुवाद किया गया है, विद्या सुंदर। और प्रथम मौलिक नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। आगे हम लोग देखेंगे मंडल की अमर कृतियाँ यानी भारतेंदु मंडल की कौन कौन सी अमर कृतियाँ हैं, एक विश्लेषणात्मक तालिका के रूप में हम लोग देखेंगे। तो यदि बात करें कि रचनाकार, तो रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इसके जो प्रतीक चित्र है, प्रतीक चित्र के रूप में देख रहे हैं कि यहाँ दवात है और वो एक पंख के रूप में इसे लिखा जाता था, ये चीज़ दिखाया गया है। तो रचनाकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं? जिड़ जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महीना महिमा। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ हैं? जिड़ जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा। और इसकी विशेषता क्या है कि दादा भाई नौरोजी ने रंग भेद का विरोध किया है। अचरज होत तुम सम गोरे बाजत कारे कह करके।
दादा भाई नौरोजी ने रंग भेद का क्या किया है, विरोध किया है। और अगला जो है रचनाकार है कौन, प्रताप नारायण मिश्र। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक। प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर, लोकोक्ति शतक। ठेठ देहाती मुहावरों और चुलबुलेपन का प्रयोग इसमें इनके अंदर देखा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह की कौन कौन सी रचनाएं हैं, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी देवयानी। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी देवयानी। और आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, कि विंध्य क्षेत्र का प्रकृति का अत्यंत सजीव चित्रण दिखाया गया है। अगले जो रचनाकार आएंगे अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, इनकी रचनाएं हैं। अंबिका दत्त व्यास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। ब्रज काव्य में निपुणता इनके अंतर्गत दिखाई देती है। आगे हम लोग देखेंगे अस्मिता और चेतना का उद्घोष। अब इन्होंने कहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। यानी निज भाषा पर जोर देते हुए इन्होंने कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। इसके रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये इसका जो संदर्भ है, मातृभाषा के बिना किसी भी प्रकार की प्रगति को असंभव बताया है इन्होंने। यानी मातृभाषा यदि उसका विकास है तभी भी कोई भी प्रगति हो सकती है। यानी मातृभाषा के बिना किसी भी प्रकार की प्रगति को असंभव बताया है इन्होंने। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। फिर अगले हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो इसके ये किसने कहा, प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने कहा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र ने। इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक अस्मिता का सबसे प्रखर नारा क्या था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक अस्मिता का सबसे प्रखर नारा। आगे हम लोग देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र का। उन्होंने कहा है, 8 मास बीते जजमान अब करो दक्षिणादान। 8 मास बीते जजमान अब करो दक्षिणादान। किसने कहा है, प्रताप नारायण मिश्र ने। इसका जो संदर्भ है, ब्राह्मण पत्रिका में इन्होंने इसका उल्लेख किया है। ब्राह्मण पत्रिका को चलाने के लिए संकट के समय पाठकों से चंदा मांगने के लिए मार्मिक अपील किया है कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। आगे हम लोग देखेंगे आलोचनात्मक दृष्टि में विशेषज्ञों का मूल्यांकन। अब देखेंगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये क्या कहते हैं कि भारतेंदु ने प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से किया कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता। भारतेंदु ने प्राचीन और नवीन का संयोग इस ढंग से किया कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। इसका निष्कर्ष निकलता है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया और वे स्वयं साहित्य के नए युग के क्या बन गए, प्रवर्तक बन गए। अब रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, रामविलास शर्मा कि हिंदी नवजागरण हिंदू जाति का नवजागरण है। हिंदी नवजागरण हिंदू जाति का नवजागरण है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि इन्होंने इस युग की साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी चेतना को गहराई से रेखांकित किया है। कौन, रामविलास शर्मा ने। आगे हम लोग देखेंगे इसका निष्कर्ष, यानी अब निष्कर्ष क्या निकलता है। रीतिकाल, यानी भारतेंदु जो बीच में है, इसके पहले देखेंगे भारतेंदु युग के तो रीतिकाल और भविष्य में द्विवेदी युग। तो एक सेतु के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है किसको, आधुनिकता का सेतु। किसका सेतु, भारतेंदु युग है आधुनिकता का सेतु। अब इसके पहले क्या था, अतीत। अतीत मतलब रीतिकाल, इसके पहले वाला काल दरबारी संस्कृति के बारे में बताया जाता था। नायिका भेद के और चमत्कार प्रदर्शन किया जाता था रीतिकाल में।
और केवल ब्रज भाषा का एकाधिकार था। किसमें? रीतिकाल में। अब भारतेंदु युग आता है तो जन सामान्य से लोग जुड़ते हैं, जन सामान्य से जुड़ाव होता है। पद्य और गद्य का सुंदर संक्रमण दिखाई देता है। यानी अब यहाँ पे ये सेतु का काम कर रहा है, यानी रीतिकाल और द्विवेदी युग के बीच ये भारतेंदु युग सेतु का काम कर रहा है, बीच में पड़ रहा है, इसी से होकर गुजर गुजर रहा है। तो इसमें क्या है, जन सामान्य से जुड़ाव दिखाया गया है, पद्य और गद्य का सुंदर संक्रमण दिखाया गया है। और इसका भविष्य में क्या होता है, आते हैं द्विवेदी युग। ठीक। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि राष्ट्रीय जागरण और सामाजिक यथार्थ के रूप में खड़ी बोली का पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो जाता है। मात्र 35 वर्ष के इस छोटे से कालखंड ने उसे अजेय गद्य परंपरा की नींव रखी है। किसने? भारतेंदु जी ने। जिस पर आज का संपूर्ण आधुनिक हिंदी साहित्य क्या है, खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से मित्रों, ये आपका रहा कुछ भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब। तो सब लोग बटन दबा दीजिए लाइक और सब्सक्राइब का, पहले सब्सक्राइब फिर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।